नमस्कार दोस्तों, आज हम विनोद कुमार शुक्ल जी द्वारा लिखित उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी का भाग 9 पढ़ेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रिक्शा चला गया। जाते समय अम्मा ने सोनसी को सिर घुमाकर पीछे देखने की कोशिश की। वह इतना सिर घुमा नहीं सकी कि सोनसी को देख पाती। उन्होंने रघुवर प्रसाद से कहा, देख तो बेटा, सोनसी बाहर खड़ी है या चली गई? रघुवर प्रसाद ने सिर घुमा कर देखा। सोनसी खड़ी थी। खड़ी है अम्मा। अंदर चली जाती तो अच्छा था, अम्मा ने कहा। रिक्शा थोड़ा और आगे चला होगा कि अम्मा ने फिर पूछा, देख तो वह चली गई। रघुवर प्रसाद ने देखा तो सोनसी अब तक खड़ी थी। बिजली के खंभे के उजाले पड़ रहे थे। वे कहने वाले थे कि शायद चली गई, पर तभी छोटू ने कहा, नहीं गई अम्मा। छोटू ने फिर कहा, अभी खड़ी हैं। छोटू ने फिर कहा, अभी खड़ी हैं। ठीक से देखने के लिए छोटू रिक्शे पर खड़ा हो गया। छोटू को ठीक नहीं दिख रहा था, पर उसने कहा, अम्मा नहीं जा रही हैं। रघुवर प्रसाद ने मुड़कर कहा, चली तो गई। छोटू ने कहा, नहीं गई अम्मा। इतने में रिक्शा मुड़ गया। जब रिक्शा मुड़ा तभी चिड़ियों ने चहचहाना शुरू किया था। चिड़ियों की चहचहाहट तक सोनसी वहां खड़ी रही। सड़क की बत्ती बुझ गई थी। सड़क की बत्ती जब तक जलती रही, सुबह का उजाला बत्ती के उजाले की आड़ में रहा। सड़क की बत्ती के बुझते ही आड़ चली गई। सुबह का उजाला दिखने लगा था। सुबह के सन्नाटे में मोटर जाने की आवाज़ थी। उसे लगा अम्मा बस स्टैंड तक नहीं पहुंची होंगी और बस छूट गई होगी। वह कुछ देर और खड़ी रही कि रिक्शा लौट रहा होगा। उसमें छोटू और अम्मा भी होंगी। सुबह के उजाले में सब धुला हुआ दिख रहा था। गीले धुले कपड़े से पानी की गंध आती है। धुली हुई गंध पेड़ों, सड़कों, हवा, मकान और आकाश से आ रही थी। बस में अम्मा को सामने अच्छी जगह मिल गई थी। छोटू खिड़की के पास बैठा था। अम्मा के साथ घर जाने की खुशी में वह बड़े भाई भाभी के पैर छूना भूल गया था। रघुवर प्रसाद ने अम्मा के पैर छुए। यह देख छोटू को रघुवर प्रसाद के पैर छूने की याद आई। अम्मा ने रघुवर को मुट्ठी में दबा 5 रुपए का नोट दिया। रास्ते में गर्म जलेबी बन रही थी, लौटते समय ज़रूर ले लेना। छोटू को रघुवर प्रसाद ने 1 रुपए का सिक्का दिया। छोटू ने सिक्का अम्मा को रखा दिया। अम्मा ने कहा, बड़ा हो गया है, अपने पास रख। फिर झोले के अंदर नीचे सिक्के को डाल दिया। अच्छी जगह मिल गई थी? सोनसी ने पूछा। हाँ, खिड़की के पास छोटू बैठ गया। अम्मा ने 5 रुपए दिए थे, कहा था जलेबी ले लेना। जलेबी का पूड़ा पकड़ाते हुए रघुवर प्रसाद ने कहा। सोनसी नहा चुकी थी। एक गरम जलेबी उसने खाई। रघुवर प्रसाद भी एक जलेबी खाए। सोनसी चौके के काम में लग गई। इतने में रघुवर प्रसाद को दरवाजे के पास आहट आई। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे के पास टायर के गमलों की जगह आड़ में सिर झुकाए लड़के के दादा बैठे थे। सुबह सुबह आ गया था। अंदर आ जाओ, धीरे से रघुवर प्रसाद ने कहा। हाँ महाराज, कहकर झुके हुए वह अंदर आया। रघुवर प्रसाद ने दरवाज़ा उड़का दिया। डंडा कहाँ है? घर छोड़ आए हो ना? यहाँ है। कहाँ? दरवाजे पर रखा है। सोनसी दरवाज़ा खोलकर डंडा अंदर ले आई और एक कोने में ज़मीन पर डाल दी। सोनसी ने खटिया की आड़ बनाई। लड़के के दादा को उसने आड़ में बिठा दिया। तुम यहीं रहो, लड़के को तुम्हारे बुलाती हूँ, सोनसी ने कहा। मैं बुला लाता हूँ, रघुवर प्रसाद ने कहा। वे सीधे गूलर के पेड़ के नीचे गए। पेड़ पर लड़का था। घर नहीं गया? नहीं। चल कुछ खा ले। रोटी है? रोटी है कि नहीं यह नहीं मालूम, पर जलेबी है। जलेबी का नाम सुनकर वह धप से पेड़ से कूदे जैसा नहीं कूदा, गिर गए जैसा कूदा। जलेबी जैसे ठीक निशाने में उसे लगी गोली थी। रोटी न होने से उसका मन डामाडोल था। रात भर के बाद अपने घर भी जाना चाहता था। वह अपने दादा को कैसे देख नहीं पाया, मालूम नहीं। गिर जाता तो? कैसे गिरता? रघुवर प्रसाद उसका हाथ पकड़े हुए थे कि भाग नहीं जाए। चल, रघुवर प्रसाद ने कहा। सोनसी, रघुवर प्रसाद ने आवाज़ दी। दरवाज़ा बस उड़काया हुआ था। अंदर सावधान करने के लिए उन्होंने आवाज़ दी थी। सोनसी ने दरवाज़ा खोला। लड़के से कहा, अंदर आ जा। रात भर का जागा हुआ लग रहा था। बालों में फिर भी बहुत तेल था। कनपटी पर मैल के साथ जमा दिख रही थी। नहा धोकर कंघी कर लिया कर, तेल कम लगाया कर, सोनसी ने कहा।
खटिया की आड़ में उसका बाप चुपचाप बैठा सब सुन रहा था। अपने लड़के को वह देखना चाहता था। कई दिनों से अपने लड़के को अच्छे से देख नहीं पाया था। खटिया से झांकने की इच्छा हो रही थी। बीड़ी पिया था? सोनसी ने कहा। नहीं, रात को पिया था। रात को भी नहीं पिया। जलेबी दो ना, धीरे से उसने कहा। रोटी भी है, खाएगा? जलेबी खाऊंगा, उसने झिझक कर कहा। अच्छा, दोनों खा लेना। सुन, तेरे दादा भी यहीं हैं, भागना मत, वह नहीं मारेगा। उसके साथ घर चले जाना, खटिया की आड़ में है, समझ गया? दादा के नाम से वह चौंक गया। कहाँ है कि दृष्टि से उसने इधर उधर देखा। नहीं है, उसने कहा। कहा ना, खटिया के पीछे, सोनसी ने कहा। दादा खटिया के पीछे से झांका। वह बहुत प्यार से अपने लड़के को देख रहा था। जा, चले जा। रघुवर प्रसाद लड़के को खटिया तक लिवा ले गए। वह अपने बेटे को झांक रहा था। आ जा, उसने कहा। फिर हाथ पकड़कर खटिया की आड़ में अपने पास में बिठाया। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसके हाथों में तेल लग गया था। हाथ के तेल को उसने अपने पैर में रगड़कर पोंछा। फिर दोनों हाथों से बाल के तेल को पोंछकर कभी अपने हाथ पर, कभी लड़के के हाथ पर चिपट देता। सिर से अंगोछा निकालकर लड़के के मुंह को पोंछा। बाई कंघी होगी? झांक कर उसने सोनसी से पूछा। है, सोनसी ने कहा। रघुवर प्रसाद ने अपनी एक छोटी कंघी पोंछ कर उसे पकड़ा दी। जब वो खटिया की आड़ में अपने लड़के को कंघी कर रहा था, तब सोनसी ने आवाज दी, आजा, रोटी खा ले। लड़का जाने को हुआ तो दादा ने रोक कर उसे जल्दी जल्दी कंघी की। 2 थाली में परोसा हुआ था। थाली में 2 रोटी और थोड़ा सा भात था। 2 जलेबी थी। जलेबी दोने में थी। रात की बची रोटी थी। अम्मा ने कहा भी था कि खाना अधिक बन गया है, बासी बचेगा। लड़के का दादा संकोच कर रहा था। खटिया की आड़ से बाहर नहीं आ रहा था। सोनसी ने लड़के से कहा, दादा को बुला ले। चल दादा, खा ले, लड़के ने कहा। उसका दादा आया और दोनों खाने लगे। दादा ने अपने हिस्से की एक जलेबी लड़के के दोने में डाल दी। लड़के ने 2 जलेबी बचा ली थी। रघुवर प्रसाद खटिया के पास बैठे बैठे दोनों को खाता देख रहे थे। सोनसी ने फिर और रोटी दी। खा पीकर जलेबी का दोना लेकर लड़का घर जाने के लिए निकल गया। गूलर के पेड़ के पास आते ही उसने दादा को दोना पकड़ाया और गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। लड़के ने पेड़ के खोखले से प्लास्टिक की थैली में रखी माचिस और बीड़ी का बंडल ऊपर से डाला। ए ले दादा, लड़के ने कहा। डाल में खुमरी बंधी थी। उसने खुमरी निकाली। खुमरी की आड़ में एक गिलहरी बैठी थी जो चौंक कर पेड़ की डालियों में गलियों में भाग गई। ऊपर से उसने खुमरी तोड़ी तो दादा ने उसे हवा में झोंक दिया। पेड़ के खोखले में एक खाकी पैंट थी जो रात के पानी में गीली हो गई थी। उसे लेकर वह नीचे उतरा। पेड़ से अपनी गृहस्थी उसने समेट ली थी। खोखल में एक अठन्नी थी। घर से निकलकर वह यहाँ आकर रहता था। अब वह अपने घर जा रहा है। रास्ते में उसने अठन्नी दादा को दे दी। लड़के ने खुमरी सिर पर पहन लिया। उस वक्त वह बड़ा खुश था। उस वक्त न तो ऐसी धूप थी और न पानी गिर रहा था। दादा से उसने जलेबी का अपना दोना मांग लिया। घर का दरवाज़ा बंद था। दाई, लड़के ने कहा। का है रे, दाई ने कहा। दरवाज़ा खोल दाई, दादा के आने का बेरा है रे, दाई ने कहा। दाई ने दरवाज़ा खोला। दोनों को साथ देखा। आज के दिन जैसा नहीं देखा, बहुत पहले का कोई दिन या आने वाला कोई दिन जैसा देखा। रोज़ रोज़ का दिन नहीं। लड़के ने दाई को दोना पकड़ाया। दाई, जलेबी खा ले। दाई ने कहा, अंदर चल। फिर दाई ने लड़के के दादा की तरफ देखा कि एक दिन ऐसा ही होना था। एक दिन आज का दिन हो जाएगा, उसे मालूम नहीं था। लड़के को चिपटा कर वह अंदर ले गई। महाविद्यालय जाने का समय हो गया था। साधु नहीं आया था। रघुवर प्रसाद टेम्पो से महाविद्यालय जाने के लिए निकले। उन्होंने गूलर के पेड़ को देखा कि वह लड़का वहाँ नहीं होगा, और लड़का उनको वहाँ दिखा। अब क्यों आ गया? बीड़ी की आदत छूटी नहीं? यहाँ क्यों आ गए? बीड़ी पी रहे हो? दादा के साथ घर नहीं गए? घर से आ गया, बीड़ी नहीं पी रहा हूँ, भोलेपन से लड़के ने कहा। नीचे उतरो। लड़का उतरा। रघुवर प्रसाद ने कहा, जेब दिखाओ। उन्होंने जेब की तलाशी ली। जेब में कुछ नहीं था।
जेब की तलाशी ले ली थी, पेड़ की तलाशी नहीं ली थी। वे भूल गए कि महाविद्यालय जाना है। मोटी डालियों वाला पेड़ चढ़ने में आसान था। वे चढ़ गए। नीचे झांक कर देखा कि लड़का भाग तो नहीं गया। लड़का खड़ा था। पेड़ का एक खोखल रघुवर प्रसाद को दिखा कि यही होगा। वे लंबे तो थे। पेड़ के खोखल के अंदर हाथ डालकर उन्होंने टटोला। खोखल गीला था, गीली बीड़ी का और एक गीले कागज़ का टुकड़ा भी था, और कुछ नहीं था। यह सब करने में उन्हें मज़ा आ रहा था। वे एक खेल की तरह यह खेल रहे थे। एक डाली पर बैठकर उन्होंने इधर उधर देखा। एक चिड़िया का घोंसला था। घोंसले में वे अपनी कोई चीज़ रख देना चाहते थे। क्या रखें उन्हें समझ नहीं आ रहा था। टेम्पो में जाने के लिए कुछ चिल्लर थी। एक चमन्नी डाल दें? चिड़िया चमन्नी देखकर क्या सोचेगी? गुस्सा होकर अपना घोंसला ही न छोड़ दे। उनसे रहा नहीं गया। गूलर की एक पत्ती उन्होंने तोड़ी और घोंसले के अंदर धीरे से रख दी। उसमें चिड़िया नहीं थी, अंडे बच्चे भी नहीं थे। पेड़ के खोखल में उन्होंने एक चमन्नी डाल दी। दोबारा चमन्नी उन्होंने टटोली तो उन्हें नहीं मिली। वे नीचे उतर आए। रघुवर प्रसाद ने बीड़ी का टुकड़ा लड़के को दिखाया और कहा, यह खोखल में था। लड़के ने कहा कि पहले की बीड़ी होगी। रघुवर प्रसाद ने सावधानी से गीले कागज की तह को खोला कि फट न जाए। श्री कृष्ण की तस्वीर थी। कृष्ण जी गाय के पास खड़े थे। तस्वीर को लड़के ने ले लिया। रघुवर प्रसाद कुछ कहते कि लड़का पेड़ पर चढ़ गया। लड़के ने चिल्लाकर कहा, हाथी आ रहा है। रघुवर प्रसाद ने लड़के से कहा, खोखल में मैंने एक चवन्नी डाल दी है, ढूंढ कर ले लेना। ढूंढ कर ले लेना रघुवर प्रसाद ने इसलिए कहा था क्योंकि उन्होंने ढूंढा था पर मिली नहीं थी। हाओ, लड़के ने चिल्लाकर कहा। रघुवर प्रसाद ने हाथी को देखा और एक गहरी सांस लेकर वहीं रुक गए कि हाथी उनकी तरफ आ रहा है। हाथी इस तरह आ रहा था जैसे बीमार था। साधु के बीमार होने के कारण हाथी सावधानी से चल रहा हो, इसलिए बीमार लगा। लड़का पेड़ से उतरकर यह बताने चला गया कि रघुवर प्रसाद हाथी से गए। लौट कर वह फिर पेड़ पर चढ़ गया। वह पेड़ पर छुपने के लिए नहीं बैठा था, उन्मुक्त था। एक बंद पेड़ से बाहर निकलकर उन्मुक्त पेड़ पर हवा से डालियां झूम रही थी। वह भी झूम रहा था। उसे दूर ददा गाय चराते हुए दिखे तो वह फिर पेड़ से उतरा और अपने ददा के पास चला गया। सुनो, रात को रघुवर प्रसाद ने सोनसी से कहा। क्या है? साधु हाथी को बिठाने के लिए बैठ बोलता है और खड़ा होने के लिए मल्ली। हाँ, मुझको मालूम है। चलने के लिए भी मल्ली बोलता है। चलने के लिए कुछ और बोलता होगा। साधु ने मल्ली कहा था, तो क्या खड़े होने के लिए कुछ और बोलता होगा? मल्ली, ठीक है। बैठा हुआ हाथी मल्ली कहने से खड़ा हो जाएगा, फिर मल्ली कहने से खड़ा हुआ हाथी चलने लगेगा। मैं ध्यान दूंगा। कल तुम साधु से पूछकर मल्ली कहना। हाथी तुम्हारा कहना मानने लगे तो आगे चलकर हमें दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है कि वह केवल साधु की ही बात माने। बोल कर देखना, कहना मान ले तो अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि हाथी मेरा कहना मानेगा। मैं उसे खड़े होने के लिए कहूँ, राह चलता कोई आदमी तब शरारत से उसे बैठने के लिए कह दे, तब तो वह बैठ जाएगा। कोई दूसरा खड़ा होने के लिए कह दे तो वह खड़ा भी हो जाएगा। हाथी इस तरह उठक बैठक करता रहेगा तो कितनी कठिनाई होगी। फिर भी तुम कोशिश करना। हम लोग इतनी आसानी से कहाँ जान पाए कि मल्ली कहने से हाथी चलता है। साधु साफ नहीं बोलता था, कई बार तो बुदबुदाता था। साधु कमजोर और दुबला हो गया था। वह हाथी से आना जाना कर रहा था। उसे अपनी शक्ति से हाथी की शक्ति पर भरोसा था। उसे विश्वास था कि कुछ नहीं होगा। महाविद्यालय जाते समय साधु टेम्पो स्टैंड पर रुका। हाथी से उतरकर वह पान की दुकान पर चला गया। हाथी पर बैठे रघुवर प्रसाद ने सोचा कि यह मौका है, वह हाथी को बैठ बोल दे तो हाथी बैठ जाएगा। हाथी के बैठ जाने से उन्हें खतरा नहीं था। हाथी की गद्दी पर बैठे हुए उन्होंने अपने को तैयार किया कि जब हाथी बैठे तो वह गिरे नहीं। उन्हें विश्वास था कि बैठ कहने से वह बैठ जाएगा, और बैठने से मिलता जुलता भी था। बैठ का मतलब आक्रमण करना तो होगा नहीं। आगे झुककर कि हाथी के कान के पास कह सके और आसपास खड़े लोग ना सुन सके। उन्होंने धीरे से बैठ कहा, जोर से दोबारा कहा। हाथी ने सुना नहीं। अगर सुना भी तो उसने रघुवर प्रसाद का कहना नहीं माना। रघुवर प्रसाद आगे खिसक कर हाथी की गर्दन पर आ गए जहाँ साधु बैठता था।
झुककर उन्होंने हाथी के कान में बैठ कहा। हाथी नहीं बैठा। वे निराश हो गए। साधु के आने के पहले पीछे खिसक कर गद्दी पर आ गए। उन्होंने सोनसी से कहा, साधु जिस तरह बैठ कहता है उसी तरह उन्होंने कहा था। उसका उच्चारण ठीक था। हाथी ने मेरा कहना नहीं माना। साधु से वे यह सब सीखना नहीं चाहते थे। यदि सीख लेते तो यह निश्चित था कि साधु हाथी उनके सुपुर्द कर लंबे समय के लिए बनारस चला जाता। अब की बार साधु जब तंबाकू खाने उतरे तब मल्ली कहकर देखना कि हाथी चलता है या नहीं। सोनसी ने कहा, चलने लगेगा तो रोकने के लिए उसे क्या कहूँगा? रोकने के लिए साधु क्या कहता है मुझे नहीं मालूम। तुम बैठ बोल देना, बैठ जाएगा तो रुक जाएगा। सोनसी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलते चलते बैठेगा तो गिर जाएगा। अरे नहीं, रुक कर बैठेगा। हम चलते चलते रुक कर बैठते हैं वैसे ही। हाथी जितना समझदार है उतना आज्ञाकारी भी है। वह आज्ञा मानने की समझदारी करता है, रुकेगा नहीं, चलते चलते बैठ जाएगा। सुनो, हाथी जब बैठा होता है तो मल्ली कहकर उसे खड़ा करते हैं। उसी तरह हाथी चल रहा होता है तो मल्ली कहकर खड़ा नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है। तो क्या मल्ली के 3 अर्थ होंगे? यानी उठकर खड़ा होना, यानी चलने लगना, यानी रुक जाना। मुझे भी लगता है कि मल्ली के 3 अर्थ होंगे। यदि ना भी हुए तो तुम्हारे कहने से जब हाथी चल पड़ेगा तो साधु दौड़ेगा और चिल्लाकर रुकने की आज्ञा देगा। इस तरह हाथी रुक जाएगा। साधु बीमार है, वह दौड़ नहीं सकेगा। हाँ, मैं तो भूल गई थी। साधु को जब यह मालूम होगा कि उसे बिना बताए हम हाथी को आज्ञा दे रहे हैं तो साधु को बुरा लगेगा। मैं तो चाहता हूँ किसी कारणवश हाथी हमारी जिम्मेदारी हो जाए तो हम निर्वाह कर सकें। महाविद्यालय से लौटते समय साधु टेम्पो स्टैंड में एक दिन रुका। रघुवर प्रसाद की इच्छा हुई कि वे अब की बार हाथी से चलने के लिए मल्ली कहें। साधु तंबाकू लेने गया तो वह हाथी की गर्दन पर खिसक गए। मल्ली, उन्होंने कहा, कई बार कहा, फिर निराश हो गए। पड़ोसी अभी तक नहीं आए थे। रघुवर प्रसाद ने टट्टी का ताला निकाल लिया था। ताला लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी। मकान मालिक को उन्होंने बताया, टट्टी का ताला मैंने निकाल लिया है। ठीक है, मकान मालिक ने कहा, टट्टी का किराया तो नहीं देना होगा। क्यों देना होगा? पड़ोसी इतने दिन से नहीं आए, कब आएंगे? मालूम नहीं, मकान मालिक ने कहा। 8 रुपये महीने की बचत हो जाने से सोनसी खुश थी। टट्टी के ताले और चाबी को रघुवर प्रसाद ने साबुन से धोकर धूप में बाहर रख दिया था कि जंग न खाए। ताला चाबी पिताजी को दे देंगे। पहले याद आती तो अम्मा के हाथ ही भिजवा देते। हर बार ताला देना भूल जाते हैं, रघुवर प्रसाद ने कहा। सोनसी गृहस्थी में रम गई थी। रघुवर प्रसाद पढ़ाई कर रहे थे। सोनसी बर्तन मांज रही थी। रघुवर प्रसाद ने उसे कहते हुए सुना, अभी जरी की भाजी बना लेती हूँ, शाम को डंठल काट कर बना लूँगी। थोड़ी देर बाद उसका मन बदल गया, अभी डंठल बना लूँगी। तब रघुवर प्रसाद ने सोनसी से पूछा, तुम क्या कर रही थी? कुछ तो नहीं, सोनसी ने कहा। सोनसी, अभी तुम जरी की डंठल बना रही हो ना? हाँ, उसने कहा। तुमको कैसे मालूम? मालूम है। थोड़ी देर बाद रघुवर प्रसाद ने सुना, देखो झाड़ू लग गई और पोछा लगाना भूल गई। तुम झाड़ू लगा ली हो और पोछा लगाना भूल गई? अब तो तुम पोछा लगाओगी तो तुम दोबारा नहाओगी, यही सोच रही हो ना? ऐसा करो, तुम पोछा मत लगाओ। हाँ, मैं तो यही सोच रही थी, पर तुमको कैसे पता चला? ऐसे ही, जादूगर की तरह, रघुवर प्रसाद ने कहा। अब मैं जो सोचूंगी क्या तुम मुझको बता दोगे? हाँ, बता दूंगा, पर अभी नहीं, जब बताना होगा तब। चूड़ी वाली निकलेगी तो उससे आज चूड़ी लूंगी, सोनसी ने अपने काम करते करते कहा। रघुवर प्रसाद को लगा कि उनसे कहा गया। क्या बोली? रघुवर प्रसाद ने पूछा। कुछ तो नहीं, व्यस्त सोनसी ने कहा। सुनो, आज दोपहर को चूड़ी वाली से तुम चूड़ी खरीद लेना, रघुवर प्रसाद ने कहा। मैं यही सोच रही थी। एक बच्ची के आश्चर्य से वह चकित खड़ी थी। तुमको कहती हूँ तो तुम लाते नहीं, उसने कहा। तुम्हारा 1 आना 2 आना वाला चूड़ी का नाप मुझे समझ में नहीं आता है। तुम साथ रहोगी तब लेंगे। कुछ देर बाद काम करते करते सोनसी ने कहा, मैं आज चूड़ी ले लूँगी। रघुवर प्रसाद ने इसे सुना। वे समझ गए कि सोनसी ने उनसे नहीं कहा,
अपने आप से कहा, चूड़ी वाली से आज चूड़ी ले लूँगी तो ठीक रहेगा। रघुवर प्रसाद ने सोनसी के मन की बात कही थी। तुम मेरे मन की बात मत सुनो, मन की बात पर ध्यान दोगे तो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाओगे। सोनसी आटा सान रही थी और सोच रही थी रघुवर प्रसाद पढ़ रहे थे, इसलिए वह रघुवर प्रसाद से बात नहीं कर पा रही थी। उसने सोचा कि वह रघुवर प्रसाद से पूछे कि बिजली के खंभे के नीचे लड़के को पढ़ाते पढ़ाते बहुत थक जाते होंगे, आज सड़क की बत्ती चली जाए तो। देर रात तक लड़कों को पढ़ाते हैं, इसलिए बिस्तर पर लेटते ही नींद आ जाती है। रघुवर प्रसाद ठुड्डी पर हाथ धरे सोनसी को आटा सानते हुए और सोचते हुए देख रहे थे। उन्होंने भी सोचा कि आज रात लड़कों की छुट्टी दे दी जाए। उन्होंने सोनसी से कहना शुरू किया, मैं आज की रात। इसके आगे वो जो कहना चाहते थे वह सोनसी के मुंह से निकला, लड़कों को छुट्टी दे दूंगा। इसके आगे का रघुवर प्रसाद ने कहा तो सोनसी कहना चाहती थी। आज रात रघुवर प्रसाद पूरा कह पाते कि सोनसी ने जल्दी से कह दिया, जागेंगे। यही कहना चाहते थे ना? हाँ, यही कह रहा था, कुछ और भी कहता। इसके बाद सोनसी ने चुपके से सोचा, चूड़ी अभी नहीं खरीदते हैं, बाद में खरीद लेंगे। उसने चुपके से सोचा था, इसलिए रघुवर प्रसाद ने नहीं सुना। कैलेंडर को जो हवा में फड़ फड़ कर रहा था, इससे अगले महीने की तारीख दिख जाती थी, आने वाले दिन दिख जाते थे। वर्तमान का सुख इतना था कि भविष्य के आगे उपेक्षित सा रास्ता पड़ा रहता। जब तक वहां पहुंचो तो लगता रास्ता बेचारा खुद हटकर आगे चला गया है। रघुवर प्रसाद ने किताब बंद कर दी। वे ऐसे उठे कि स्वप्न में उठे हों। सोनसी को रघुवर प्रसाद के स्वप्न में जाने की आहट हुई या आभास हुआ, पता नहीं। वह आटे का हाथ धो चुकी थी, चौके के कपड़े से उसने हाथ पोंछ लिया था और वह भी स्वप्न में चली गई। 2 कदम रघुवर प्रसाद की तरफ खुद चली, 2 कदम रघुवर प्रसाद के सहारे चली। उसका मन हुआ रघुवर प्रसाद उसे लेकर चले। सुनो, तुम चूड़ी वाली से जरूर चूड़ी खरीद लेना, रघुवर प्रसाद ने कहा। कितना भी संभालो टूट जाती हैं, अपने हाथों को देखते हुए उसने कहा। हो सकता है चूड़ियों का रिवाज एक प्रेमी से बना हो कि प्रेमिका को कुछ काम न करना पड़े और चूड़ियाँ टूट जाने से बचे। जाते जाते पेड़ वाले लड़के से कह देना कि चूड़ी वाली निकले तो उसे रोक ले, मैं अंदर रहती हूँ, पता नहीं चलता। पेड़ पर लड़का होगा तो कह दूंगा। रघुवर प्रसाद ने देखा कि लड़का पेड़ पर था। क्या कर रहे हो? रघुवर प्रसाद ने पूछा। कुछ नहीं, दोपहर को चूड़ी वाली निकलेगी तो उसे रोक लेना और सोनसी को बता देना। हाँ, रोक दूंगा। चवन्नी निकाले थे? हाँ, निकाला था। खोखल में रखने के लिए एक स्लेट पट्टी और कलम ला दूं? तुम ऊपर बैठे बैठे पढ़ना, नीचे बैठे सोनसी तुमको पढ़ा देगी। तुम्हारे साथ पेड़ की गिलहरी और कौवा भी पढ़ लेगा। मैं नहीं पढ़ूंगा, लड़के ने कहा। बीड़ी पिए थे? नहीं पिया था। रघुवर प्रसाद चले गए। पिताजी की चिट्ठी आई, सोनसी को गांव बुलाया था। 2 दिन गांव में रहकर फिर वह मायके चली जाएगी। पिताजी का कहना था कि रघुवर प्रसाद उसे मायके तक छोड़ आए। सोनसी बहुत खुश थी। रात को रघुवर प्रसाद ने सोनसी का हाथ देखकर पूछा, चूड़ी वाली नहीं आई? हाँ, नहीं आई। खाली हाथ देखकर अम्मा गुस्सा होंगी, कल पहन लूँगी। अभी इतनी जल्दी नहीं जाएंगे, परीक्षा सिर पर है। ऐसा करो, इस इतवार को गांव छोड़ दो, फिर दोबारा आकर मायके छोड़ देना। बार बार आने जाने से बहुत पैसे खर्च होंगे। अच्छा, गांव छोड़कर आ जाना, वहाँ से कोई लीवा ले जाएगा। तुम मुझको चिट्ठी लिखोगी? हाँ, लिखूंगी। पहले कभी नहीं लिखी, क्या लिखूंगी? राजी खुशी। मैं तुमको क्या कहकर लिखूंगी? जो अच्छा लगे। अम्मा पिताजी को क्या कहती थी मालूम है? नहीं, मालिक। तुम मुझको मालिक मत लिखना। मेरी सहेली अपनी पति को श्रीमान जी लिखती थी। नहीं, श्रीमान जी भी मत लिखना। तुम पहले लिखना। नहीं, तुम पहले लिखना। दोनों चुप हो गए। सोनसी सोच रही थी कि रघुवर प्रसाद यदि दोनों हाथ से चिट्ठी लिखेंगे तो पहचान जाएगी कि बाएं हाथ से इतना लिखा है और दाहिने से इतना। वह बाएं और दाहिने हाथ की लिपि को पढ़ते हुए जैसे रघुवर प्रसाद के आलिंगन में पढ़ रही थी होगी। चिट्ठी का कोई ठिकाना नहीं, 5-6 दिन में चिट्ठी पहुंचती है, रघुवर प्रसाद ने कहा। जब भी समय मिलेगा मैं कसौटी के पत्थर पर जाकर लेट जाऊंगा और आकाश को देखता रहूंगा।
मैं भी खिड़की से तुम्हारे देखे हुए आकाश को देख लूँगी। रघुवर प्रसाद का आकाश देखना रघुवर प्रसाद का चिट्ठी लिखना होगा। चंद्रमा सोनसी के लिए लिखा हुआ संबोधन होगा। तारों की लिपि होगी जिसे तत्काल सोनसी पढ़ लेगी। रघुवर प्रसाद कसौटी के पत्थर पर लेटकर एक बड़ा आकाश देखेंगे। बड़ा आकाश लंबी चिट्ठी होगी। सोनसी खिड़की से छोटा आकाश देखेगी तो छोटी चिट्ठी होगी। आकाश एक दूसरे को लिखी चिट्ठी होगी। कुछ एक दिन में साधु नहीं आ रहा था। रघुवर प्रसाद टेम्पो से आना जाना कर रहे थे। महाविद्यालय से वे जल्दी लौटे थे। घर नहीं गए, सीधे खैरागढ़ बाढ़ा चले गए। खैरागढ़ बाढ़ा उजाड़ जगह थी। एक उजाड़ मकान था। उसके दलान में घुटने पर सिर रखे साधु बैठा था। मकान के आसपास छप्पर के बंगलोरी खरपरे टूटे बिखरे पड़े थे। खिड़की दरवाजे के पल्लों को उखाड़कर चुरा लिया गया था। मकान के चारों तरफ इधर उधर घनी झाड़ियां थीं। पहले इन झाड़ियों का तरतीवार घेरा होगा। रघुवर प्रसाद को देख साधु बहुत खुश हुआ। उठकर उसने रघुवर प्रसाद को बोरे पर बिठाया। तबीयत ठीक नहीं है? रघुवर प्रसाद ने पूछा। अब ठीक है, वैद्य की दवाई से फायदा हुआ है। उनका लड़का दवाई दे जाता है। मैं स्वस्थ हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। हाथी के पैर में घाव हो गया है, वह भी ठीक है। घाव को मैंने लोहे की छड़ से दाग दिया था। रघुवर प्रसाद हाथी के पास गए तो साधु भी आ गया। पैर के नाखून के पास घाव था। कैसा लगा होगा? रघुवर प्रसाद ने सोचा। जंजीर से कैसे बांधते हो? रघुवर प्रसाद ने सब समझने के लिए पूछा। जंजीर से अकोड़ा है, फंसा देता हूँ, साधु ने कहा। मैं जाता हूँ, हाथी से छोड़ देता हूँ। अब ठीक है, हाथी उस पैर से जोर कम देता है। मैं चला जाता हूँ। रघुवर प्रसाद हाथी के और पास गए। वे उसे थपथपाना चाहते थे पर नहीं थपथपाया। कहा, जंजीर से बंधा होने से बेफिक्री होती है। हाँ, जंजीर से बंधा होने से बेफिक्री होती ही है, साधु ने कहा। रात नहीं थी। कमरे में थोड़ा अंधेरा हुए थोड़ी देर हुई थी। खिड़की से बाहर अभी उजाला था। खिड़की की चौखट पर गौरैया का एक जोड़ा आकर बैठ गया था। कुछ और गौरैया चौखट पर लाइन से बैठ गई। दोनों खिड़की से उस पार जाने को थे, रुक गए। कुछ देर चिड़ियों का मुंह कमरे की तरफ था, कुछ बाहर। खिड़की से जाने को करते तो चिड़िया उड़ जाती। थोड़ी देर रुक जाते हैं, सोनसी ने रघुवर प्रसाद से कहा। हाँ, रुक जाते हैं। कमरे की बत्ती जला दूं? शायद दिन का थोड़ा उजाला कमरे में अभी तक है। जब तक रहता है तब तक बत्ती नहीं जलाए। अब जला दूं? थोड़ी देर बाद सोनसी ने पूछा। खिड़की से बाहर देखते हुए दोनों चुपचाप सट कर खड़े थे कि उनके हिलने डुलने से चिड़िया न उड़ जाए। आकाश में अभी दिन का उजाला था। कमरे से दिन का उजाला सचमुच चला गया है, इसका अंदाज़ा रघुवर प्रसाद नहीं कर पा रहे थे। शायद दिन का उजाला चला गया। हाँ, मुझे भी लगता है। सोनसी ने खटका दबाया तो चिड़िया फुर्र से उड़ गई, जैसे बत्ती के उजाले ने उड़ा दिया हो। जिन चिड़ियों का मुंह अंदर की तरफ था, पहले वह कमरे के अंदर उड़ी आई, फिर बाहर चली गई। कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। रघुवर प्रसाद ने दरवाज़ा खोला। वैद्य का लड़का था, जो साधु का साथी आदमी है। साधु बनारस चला गया है, उसने कहा। कब? दोपहर को। और हाथी? वही बंधा हुआ है। साधु को उठा ले गए। और हाथी को? हाथी को भी उठा ले जाते। रघुवर प्रसाद कहना चाहते होंगे, हाथी छोड़ गए। आपको बताना चाहिए, इसलिए बताने आ गया। मैं साधु को दवाई देने गया था, तब दवाई बेकार हो गई, वह चला गया। रघुवर प्रसाद और सोनसी दरवाज़ा खोले खड़े रहे। पता नहीं पेड़ पर लड़का बैठा है या नहीं। मैं हाथी को देख आऊं? कुछ देर बाद रघुवर प्रसाद ने कहा। अभी रात को? कल सुबह चले जाना। अभी देख लेता हूँ। मैं भी चलूं? तुम क्या करोगी जाकर? यहीं रहो। हाथी हमारे घर के सामने छोड़ जाता, पत्नी ने कहा। उसे अचानक जाना पड़ा होगा। हाथी उसने छोड़ा नहीं, छूट गया। नहीं तो घर के सामने छोड़ जाता। जा रहा हूँ। आगे की कहानी अगले भाग में। धन्यवाद।